हेलो एवरीवन। आज हम आरएनए प्रोसेसिंग की बात करेंगे। इससे पहले हमने ट्रांसक्रिप्शन यूकैरियोट्स पढ़ा था। देखो, आरएनए प्रोसेसिंग जो है वो उस कॉन्सेप्ट को हम कह रहे हैं जिसमें देखो, जब यूकैरियोटिक एमआरएनए बनता है, ठीक है, जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस से जब एमआरएनए बनता है तो उसका मैचुरेशन होने में बहुत समय लगता है। उसका मैचुरेशन होना बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्टेप से गुजरना है, क्योंकि जो यूकैरियोटिक एमआरएनए का मैचुरेशन होता है वो होता है प्राइमरी एमआरएनए से। जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस से जो आपका आरएनए बनता है उसको हम प्राइमरी एमआरएनए कहते हैं। और उसके बाद जो है उसमें कई तरीके के कॉम्प्लेक्स स्टेप्स होने के बाद वो आपका यूकैरियोटिक एमआरएनए या फिर मैच्योर यूकैरियोटिक एमआरएनए में बदलता है। तो इसी को हम प्रोसेसिंग कहते हैं। मैचुरेशन ऑफ यूकैरियोटिक एमआरएनए फ्रॉम primary mRNA transcripts involves many complex steps which generally refer to as processing। तो इसी सारी चीज़ को हम क्या बोलते हैं? प्रोसेसिंग बोलते हैं। द इनिशियल प्रोसेस स्टेप इन्वॉल्व्स एडिशन ऑफ अ कैप एट 5' एंड अ टेल एट 3' एंड। हमने पढ़ा था 5 to 3' जो है आपका आरएनए का सिंथेसिस होता है। तो जो आपका प्रमोटर की तरफ जो 5' एंड है वहाँ पर एक कैप लग जाती है, ठीक है, और 3' एंड की तरफ एक टेल लग जाती है, ठीक। अब जो आपका इनिशियली जो आपका आरएनए बनता है वो इतना ज़्यादा लंबा होता है कि उतने लंबे की ज़रूरत ही नहीं होती, क्योंकि उसमें कुछ इसेंशियल पार्ट्स भी होते हैं, कोई नॉन इसेंशियल पार्ट्स भी होते हैं। तो क्योंकि अल्टीमेटली जो आरएनए है वो किस में भाग लेगा? ट्रांसलेशन में भाग लेगा, प्रोटीन के सिंथेसिस में भाग लेगा एमआरएनए, राइट। तो वो जो एमआरएनए है जो बन गया है एमआरएनए, वो उसमें इतना ज़्यादा लंबा होता है कि उसकी लंबाई में कुछ ना कुछ जो चीज़ें हैं वो नॉन इसेंशियल होती हैं और उनका प्रोटीन सिंथेसिस में कोई ज़रूरत ही नहीं होती, इसीलिए उनको हटाना बहुत ज़रूरी होता है। तो ऐसा एमआरएनए जो बना हुआ है इसेंशियल और नॉन इसेंशियल दोनों पार्ट से, तो उसको हम प्री एमआरएनए कहते हैं, ठीक है। और ये जो प्री एमआरएनए है, दे आर अ पार्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल्स फाउंड ओनली इन द न्यूक्लियस। वो उन मॉलिक्यूल से बना हुआ है या ऐसे ग्रुप्स के मॉलिक्यूल से बना हुआ है जो केवल कहाँ मिलते हैं? न्यूक्लियस में मिलते हैं। इसीलिए उसको हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए भी कहते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर फॉर्मेशन हुआ है ना उसका, और उसके अंदर जो एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं जिनका आपका प्रोटीन सिंथेसिस में कोई यूज़ नहीं है, तो उसको हम जो है हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए कहते हैं, ठीक। अब जो कैपिंग हो रही है, ठीक है, कैपिंग कौन से एंड में हो रही है? 5' एंड में हो रही है। तो ये जो कैपिंग है वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपका जो एमआरएनए राइबोसोम है वो कंप्लीट हो जाए। उसको कंप्लीट होने के लिए जो है ये आपका कैपिंग होती है। अब टेल क्यों जुड़ती है 3' एंड में? वो जो उसका जो जुड़ना है वो एक पॉली ए या जिसको हम पॉली एडिनाइलेट सीक्वेंस कहते हैं वो जुड़ता है, ठीक है। 3' एंड में कौन जुड़ता है? पॉली एडिनाइलेट सीक्वेंस जुड़ता है, उसी को हम पॉली ए भी बोल देते हैं। और इस सीक्वेंस में 180 to 200 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। 180 से लेकर के 200 न्यूक्लियोटाइड्स रहते हैं। और ये इसका जो एडिशन है उसके लिए एक एंजाइम जिम्मेदार है इस पॉली एडिनाइलेटेड सीक्वेंस को जोड़ने के लिए। उस एंजाइम का नाम है पॉली ए सिंथेटेज एंजाइम। और ये एंजाइम जो है मदद करता है 3' एंड में आपका किसको जोड़ने के लिए? पॉली एडिनाइलेट सीक्वेंस को जोड़ने के लिए। और आपका जो पॉली एडिनाइलेट ए सीक्वेंस है इसकी ये मदद करता है एमआरएनए को स्टेबलाइज करने के लिए, उसको स्थिर करने के लिए या उसको एक तरीके से कंप्लीट करने के लिए इसका काम है, ठीक। एक अगला इवेंट भी होता है जिसको मिथाइलेशन कहते हैं। ये मिथाइलेशन का जो इवेंट है वो मैथिल ग्रुप को जोड़ता है। जहाँ जहाँ पर भी एडिनाइलेट रेजिड्यूज़ होते हैं, जो आपका एडिनिन से रिलेटेड जो है रेजिड्यू जहाँ जहाँ पर बचेंगे वहाँ पर मैथिल ग्रुप जुड़ जाता है, तो उसी को हम मिथाइलेशन कहते हैं, ठीक। अब होता क्या है नॉर्मली, जैसे जो एक अमीनो एसिड का कोडॉन है, 3 कोडॉन से मिलकर के एक अमीनो एसिड बनेगा, उसी के जस्ट बगल में जो है दूसरा कोडॉन जो है या दूसरे अमीनो एसिड्स के कोडॉन जुड़ जाते हैं। लेकिन कभी कभी यूकैरियोट्स में क्या होता है, एक मोज़ेक तरीके की स्थिति आ जाती है। मोज़ेक का मतलब है कि 2 अमीनो एसिड्स के कोड जो हैं उनके बीच में एक नॉन कोडिंग सीक्वेंस आ जाएगा, ठीक है। कोडिंग सीक्वेंसेस के बीच बीच में क्या आ जाएंगे? नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस आ जाएंगे। तो जो कोडिंग सीक्वेंस है उसको बोलते हैं एक्सॉन, और जो नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस हैं या जो इंटरवेनिंग बीच बीच में जो नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस आ रहे हैं उनको हम बोलते हैं इंट्रॉन्स, ठीक। कोडिंग सीक्वेंस क्या है जिनकी हमें ज़रूरत है वो एक्सॉन, और जो नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस हैं उनको हम कहते हैं इंट्रॉन, ठीक है। तो इसी तरीके का जो ये इसके परिणाम से जो हमको एक अल्टरनेटिंग पैटर्न मिल जाता है एक्सॉन और इंट्रॉन का, तो
इस तरीके के जीन्स को जिनमें एक्सॉन और इंट्रॉन ऐसे अल्टरनेटिव पैटर्न में मिलते हैं, ऐसे जीन को हम स्प्लिट जीन कहते हैं, ठीक। और उनको हटाना बहुत ज़रूरी होता है, इंट्रॉन्स को बीच बीच में से हटाना ज़रूरी होता है, क्योंकि एक्सॉन्स ही जो हैं आगे की प्रोसेस में भाग लेते हैं। तो इसको ये डायग्राम से मैं आपको समझाती हूँ। ये देखिए, ये प्रमोटर रीजन है, ठीक। ये पूरा एक जीनोमिक डीएनए है। इसमें देखिए ये एक एक्सॉन है, एक्सॉन 1, ये एक्सॉन 2, एक्सॉन 3, एक्सॉन 4। इनके बीच बीच में देखिए ये इंट्रॉन 1 आ गया, इंट्रॉन 2, इंट्रॉन 3, ठीक। अब ये जो है इनको आपने हटाएंगे, जब आप ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, प्री एमआरएनए बन गया। प्री एमआरएनए में देख लीजिए आप, इस तरीके से इसका ये नॉन कोडिंग रीजन्स हैं बीच बीच में, ठीक है। इसमें स्प्लिसिंग करना ज़रूरी है, इनको हटाना ज़रूरी है, इन नॉन कोडिंग रीजन्स को। ये है तो ये है, ये जो आपके इनको एक साथ लाना है, 1 2 3 4 को एक साथ लाना है। इन बीच बीच में जो नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस हैं इनको हटाना है, तो उसको हम स्प्लिसिंग कहते हैं। और स्प्लिसिंग से जो क्या बनता है, स्प्लिस्ड एमआरएनए बनता है, जिसमें सिर्फ आपको एक्सॉन्स ही दिखाई देंगे या आपको कोडिंग सीक्वेंसेस ही देखने को मिलेंगे। तो ये आपका आरएनए स्प्लिसिंग हो गया, ठीक। हम लोगों ने पूरा आरएनए प्रोसेसिंग पढ़ लिया, उसी के साथ साथ हमने आरएनए स्प्लिसिंग भी पढ़ लिया। इसके बाद हम जेनेटिक कोड में डिस्कस करेंगे, जेनेटिक कोड के बारे में पढ़ेंगे।